हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में। अब तक हम 5 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये छठा टेस्ट है। इसके भी हम 1 से 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 26 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं 26 क्वेश्चन से। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। तो अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1951 से 1956 तक। और दूसरी थी 1956 से 1961 तक। और तीसरी थी 1961 से 1966 तक। तो इसकी स्थापना हुई है 1965। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगर कृषि कीमत आयोग की बात करें तो कृषि कीमत आयोग भी 1965 में बना था। कृषि कीमत आयोग, तो ये भी तृतीय पंचवर्षीय योजना का पार्ट हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1961 से 1966 तक थी। अगर ये मॉडल की बात करें, ये किसके मॉडल पर आधारित थी? तो जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल के आधार पर थी। अब इसके उद्देश्य की बात करें, तृतीय पंचवर्षीय योजना का इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भर बनना, कि अपने लिए खाद्यान्न भी उत्पन्न करना। और इस पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इंडिया प्लस चाइना का युद्ध 1962 में हुआ था, वो भी इसी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ था, ये भी इसी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अगर बात करें 1965 और 66 के बीच भीषण सूखा पड़ गया था, जिसके कारण क्या हुआ था? जिसके कारण ये योजना असफल हो गई थी। और अगर एक बोकारो की स्थापना कब हुई थी? बोकारो की स्थापना 1964 में हुई थी, रूस के सहयोग से। सोवियत संघ बोलते थे उस टाइम, रूस के सहयोग से। तो ये भी इसी पंचवर्षीय योजना का पार्ट था। और इसके बाद योजना का असरा 1966 से लेकर 1969 तक। फिर उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी, जो 1969 से 1975 तक रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन देश में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक गहन सकारात्मक कार्यवाही है? तो ये सकारात्मक कार्यवाही है राजकोषीय प्रोत्साहन। क्योंकि राजकोषीय प्रोत्साहन से क्या तात्पर्य है कि सरकार द्वारा जो भी खर्च हो रहा है, मतलब खर्च बढ़ रहा है, खर्च का बढ़ना, ठीक है, या करों में कोई कटौती करना या दोनों भी हो सकते हैं ये। तो उसका क्या, घरों और वस्तुओं और सेवाओं के लिए व्यवसाय की मांग को बढ़ाना, कोई भी बिजनेस की मांग को बढ़ाना, जिसके लिए क्या होगा, राजकोषीय प्रोत्साहन करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ होती है। और ये जिन निजी क्षेत्र से आय और आर्थिक प्रतिक्रिया के लिए लक्षित वित्तीय नीति से भी संदर्भित है, ये वित्तीय नीति से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? अगर 1949 की बात करें तो 1949 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन थे इसके? पीसी महालनोबिस। ठीक है, और इसके सदस्य की बात करें तो इनके सदस्य कौन थे? डॉक्टर आर गाडगिल और वी.के. आर.वी. राव। ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन से। पीसी महालनोबिस भी हैं, डॉक्टर वी.के. राव भी हैं, आर गाडगिल भी हैं, और सी.आर. राव से इनका कोई संबंध नहीं था। मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगर नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम क्या है? मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था का आर्थिक निष्पादन की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। नेशनल इनकम की अगर परिभाषा की बात करें, किसी राष्ट्र की एक वर्ष के दौरान आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अंतिम वस्तु और सेवा
वस्तुओं और सेवाओं, इनके मौद्रिक मूल्य को नेशनल इनकम कहा जाता है। ठीक है, इसमें ये बात का ध्यान रखना, कोई भी टाइम पीरियड होनी चाहिए 1 वर्ष, और अंतिम वस्तु और सेवाओं की बात होनी चाहिए, उसका मौद्रिक मूल्य कहा जाता है। अगर राष्ट्रीय आय की बात करें तो किन किन अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया है, तो उसमें पहले है मार्शल के अनुसार भी राष्ट्रीय आय है, और किसने किया है, पीगू और फिशर, इन तीनों ने नेशनल इनकम को परिभाषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन और कारण दे रखे हैं। इसमें दे रखा है 24 दिसंबर भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, 24 दिसंबर 1986 को ही संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ये भी ठीक है, ये अधिनियम पारित किया गया, इसके बाद ही उपभोक्ता दिवस मनाया गया। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे कौन सा अधिनियम भी कहते हैं, कोपरा एक्ट भी बोला जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर दिसंबर में देखें तो और कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता, विश्व एड्स दिवस। और इस दिवस की थीम क्या थी, इस दिवस की थी इक्वलाइज, इसका ये स्लोगन था। उसके बाद 3 दिसंबर जो इम्पोर्टेंट है, दिव्यांगजनों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, उसकी बात करें 5 दिसंबर को स्वयंसेवक दिवस। 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस। ठीक है, 10 दिसंबर की बात करें तो 10 दिसंबर को क्या है, मानवाधिकार दिवस। और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। और 22 दिसंबर को क्या है, राष्ट्रीय गणित दिवस। ये किसके जन्मदिन पर बनाया था, ये बनाया था श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ठीक है, और 26 दिसंबर की बात करें तो 26 दिसंबर को क्या मनाया था, पहला वीर, ये आज याद रख लो, पहला वीर बाल दिवस मनाया गया है ये। ठीक है, क्योंकि पहला वीर बाल दिवस। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। ठीक है, ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही नहीं है, नहीं की बात कर रहे हैं तो पंजिम में रबड़ उद्योग है, बिल्कुल ठीक है। अंकलेश्वर में रसायन उद्योग है। भोपाल में कीटनाशक है। और मुराद में होजरी नहीं, मुराद में क्या है, विरास विहार का काम होता है। विरास विहार और हैंडीक्राफ्ट और जितने भी बर्तन से रिलेटेड काम है सारे मुरादाबाद में होते हैं। ठीक है, और अगर मुरादाबाद की बात करें तो ये अभी क्या है, ये रिपोर्ट के अनुसार क्या है, विश्व में नॉइज़ में दूसरे नंबर पर आया है, मतलब नॉइज़ पोल्यूशन में दूसरे नंबर पर है। पहले में बांग्लादेश की ढाका। और मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के अंदर भी आता है, जो स्मार्ट सिटी योजना थी उसके अंदर भी आता है। और सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो मुरादाबाद का नंबर दूसरे स्थान पर है यूपी में। और पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर जैसे प्रयागराज है सबसे ज़्यादा जनसंख्या में, और दूसरे नंबर पर मुरादाबाद। और मुरादाबादी बिरयानी भी बहुत फेमस है, ज़रूर खाइएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, संस्था और स्थापना वर्ष दे रखे हैं तो अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950, बिल्कुल ठीक है। खादी ग्रामोद्योग आयोग 1956, ये भी ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये भी ठीक है। मतलब सारे कोड सही हैं, मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भारतीय लघु विकास बैंक की बात कर रहे हैं, मतलब जिसे सिड भी बोला जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 अप्रैल 1990 को। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर क्या है, लखनऊ। और ये किसके अंडर में आता है, ये वित्त मंत्रालय के, भारत सरकार के अधिकारी क्षेत्र में आता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एमएसएमई में क्षेत्र में जितने भी प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करती है।
सिडबी सिडबी जो है आरबीआई द्वारा विनियमित तथा पर्यवेक्षित होती है। इसके अलावा 3 और हैं, जैसे इंडिया एग्जिम बैंक और नाबार्ड और एनएचबी भी इसके द्वारा विनियमित होती हैं। और यहाँ काविक की बात करते हैं तो काविक का मुख्यालय कहाँ है? काविक का मुख्यालय है मुंबई, और इसका मुख्य कार्य है ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना करना और प्रचार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WTO के नियमों के अनुसार किस प्रकार की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए? WTO के अनुसार किसे समाप्त करना चाहिए? एम्बर बॉक्स सब्सिडी को। अगर ब्लू बॉक्स सब्सिडी की बात करें तो ये क्या है? ये शर्त आधारित सब्सिडी है। और ग्रीन सब्सिडी की बात करें तो ये सब्सिडी अनुमति है। और रेड बॉक्स की बात करें, सब्सिडी जो तुरंत समाप्त, मतलब कृषि को छोड़कर। ठीक है, सब्सिडी तुरंत समाप्त होनी चाहिए। अगर WTO की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? स्विट्जरलैंड, जेनेवा। और ये गेट का प्रवर्ती रूप है, जिसकी स्थापना 1948 को हुई थी। और WTO के करंट मेंबर की बात करें तो कितने हैं? 164। अफगानिस्तान इसका अंतिम मेंबर था। और WTO की अगर 12 मीटिंग की बात करें तो ये कहाँ हुई थी? ये स्विट्जरलैंड में हुई थी। और 13 जो होगी वो कहाँ होगी? वो अबू धाबी में होगी। अबू धाबी में कब होगी? 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति में उद्योगों को संयुक्त क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? तो ये किया गया था 1956 औद्योगिक नीति में। ये कौन सी नीति थी? ये दूसरी औद्योगिक नीति थी, जिसमें उद्योग क्या गया था? सार्वजनिक, निजी और संयुक्त क्षेत्र में विभाजित किया गया था। तो अगर सार्वजनिक की बात में करें तो इसमें कितने उद्योगों की बात की गई थी? इसमें 17 उद्योगों की बात की गई थी। और निजी की बात करें तो इसमें 12 उद्योगों की बात की थी। और इन 17 और 12 को छोड़कर जितने भी उद्योग थे वो संयुक्त में रखे गए थे। 1956 की औद्योगिक नीति में क्या हुआ था? तीव्र आर्थिक समृद्धि के लिए लघु कुटीर तथा मध्यम उद्योगों के महत्व को स्वीकार किया गया था। और इनका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता रहा? नेतृत्व सार्वजनिक के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा था। और अगर बात करें अनुसूची बी, जो अनुसूची बी मतलब निजी क्षेत्र वाले थी, उसमें क्या था? जो अनुसूची सी वाले थे उसमें लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया था। इसका प्रावधान क्या बना? इसका प्रावधान ये बना कि इसमें लाइसेंस कोटा परमिट राज आ गया था। लाइसेंस कोटा परमिट राज। और इसी टाइम पे कुछ देशों ने इस्पात संयंत्र बनाए थे, जैसे देख लेते हैं कौन कौन से थे वो। भिलाई किसके उसमें था? भिलाई था। भला तो हमारा कौन कर सकता है? रूस कर सकता है, सोवियत संघ। ठीक है, ये याद रख सकते हो भिलाई को। राउरकेला राउर में आ रहा तो मतलब जर्मनी। ठीक है, बोकारो भी सोवियत संघ था, रूस। और दुर्गापुर यूके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मेक इन इंडिया की बात करें तो मेक इन इंडिया कब बनी थी? ये बनी थी सितंबर 2014 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये कब बनी थी? ये बनी थी अगस्त 2014 में। और अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो ये कब बनी थी? ये बनी थी मई 2016 में। और सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात करें तो ये कब बनी थी? अक्टूबर 2014 में। तो अगर पहले बात करेंगे तो पहला आएगी बी, मतलब दूसरा नंबर प्रधानमंत्री जनधन योजना। उसके बाद है मतलब 2, 1, 4, 3। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक महत्व को मीठी क्रांति से संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन,
एवं उससे संबंधित जितनी भी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए क्या गया था, स्वीट रेवोल्यूशन का बढ़ावा दिया गया था। तो ये किससे रिलेटेड है, शहद उत्पादन से। और सरकार द्वारा क्या है, मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के लिए कितने करोड़ आवंटन किए थे, 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूंजी पर्याप्तता अनुपात कार के संबंध में सत्य है। इसका निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा किया जाता है, नहीं, इसका निर्धारण केवल आरबीआई द्वारा किया जाता है। ये वह राशि है जो सभी बैंक रिजर्व बैंक के पास जमानत के रूप में रखते हैं, नहीं, ये वह राशि है जो बैंक अपने निधियों के रूप में रखते हैं अपने पास। ठीक है, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या बोला है, सत्य बोला है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आरबीआई द्वारा वित्तीय सुधार के तहत पूंजी के मतलब कार को जो कब स्टार्ट किया गया था, कार को स्टार्ट किया गया था 1992 में। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है बैंकों को अपनी जोखिम भारित संपत्ति तथा, ठीक है, और अपनी पूंजी, भारित संपत्ति की बात हो गई, और अपनी पूंजी को निश्चित अनुपात बनाकर रखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बैंक के पास कार का परसेंटेज कितना 10% है, तो बैंक 100 रुपये ऋण तभी दे पाएगा जब बैंक के पास 10 रुपये हों। अगर कार के फॉर्मूले की बात करें तो टीयर 1 पूंजी प्लस टीयर 2 पूंजी और जोखिम पूंजी। टीयर 1 को कोर पूंजी भी कहते हैं, जो स्थायी पूंजी होती है, और टीयर 2 को जो घोषित ना की गई हो। वर्तमान में कितना कार चल रहा है, कार का परसेंटेज चल रहा है 11.5%, पहले ये 9% था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर कौन सा सत्य है। तो इस मिशन की शुरुआत 2007 से 8 में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। ये केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ये भी ठीक है। इसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये भी ठीक है। मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए, सभी कथन सत्य हैं। इस मिशन का उद्घाटन इस उद्देश्य से किया गया था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, ठीक है, चावल गेहूं दालों का वार्षिक उत्पादन, चावल गेहूं और दाल, इनका वार्षिक उत्पादन लगभग कितना होना चाहिए, चावल का 10 मिलियन टन, और गेहूं की बात करें तो गेहूं का 8 मिलियन टन, और दालों का 2 मिलियन टन, इतने तक की वृद्धि की जा सके। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या रखा गया है, इसका 25 मिलियन टन तक वृद्धि की बात की गई, जिसमें 10 मिलियन टन चावल था, और 8 मिलियन टन गेहूं, और 4 मिलियन टन दालें। और इसमें क्या कहा, अगला 12वीं में क्या कर दिया था, 3 मिलियन टन मोटे अनाज को शामिल किया गया था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसके कितने घटक हो गए थे, इसके घटक हो गए थे 5, चावल, गेहूं, दाल, मोटा अनाज और वाणिज्यिक फसलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा किया गया था, ये कथन किसके द्वारा किया था, ये किया गया था अमर्त्य सेन जी के द्वारा। अमर्त्य सेन की बात करें तो ये बंगाल में पैदा हुए थे। इनका जन्म कब हुआ था, 1933 में। और इन्हें क्या मिला था, इन्हें आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार मिला था 1998 में। अगर भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न कब मिला था, इसे 1 साल बाद ही मिल गया था, 1999 में। और राष्ट्रीय मानविकी पदक भी मिला था इन्हें 2012 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा विकास जिसमें आर्थिक विकास की उच्च दर से जनित राष्ट्रीय आय के वितरण में समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लोगों को उचित हिस्सा मिले। ठीक है, कमजोर वर्ग की बात हुई कि कमजोर वर्ग को उचित हिस्सा मिले, तो ये क्या होगा, क्या कहलाता है, ये कहलाता है समावेशी विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 8 उद्योगों को कोर उद्योगों में सम्मिलित किया गया है, निम्नलिखित में कौन सा इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें 8 उद्योगों को लिया गया है, तो इसमें कौन कौन सम्मिलित है, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस
रिफाइनरी, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत। तो देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन है इसमें। कोयला है, ठीक है, केवल वस्त्र उद्योग नहीं है, मतलब 3 ऑप्शन नहीं होना चाहिए, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग के स्वरूप एवं आकार को निर्धारित नहीं करता? तो किसी भी उद्योग के स्वरूप और आकार के लिए पूंजी निवेश, बिजली खपत और व्यवसाय, ये व्यवसाय आवर्त महत्वपूर्ण प्रणाली है, श्रम शक्ति इसमें नहीं होता, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए भारत में जेंडर बजटिंग का प्रावधान किया गया था। ये कब किया गया था? ये किया गया था 2005 से 6 के बजट में। इसके अंदर क्या किया गया था? इसके अंदर किया गया था लैंगिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ये नीति निर्माण किया गया था। निर्माण कार्यान्वयन और समीक्षा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में कौन से वर्ग को लाभान्वित होगा? लाभान्वित किसे कैसे होगा? ये देख लीजिए, लेनदार बिल्कुल लाभान्वित नहीं होगा, नहीं पूछा इन्होंने, तो लेनदार तो लाभान्वित नहीं होगा। जैसे मान लिया अभी 10% इंटरेस्ट रेट चल रहा है और बढ़कर कितना हो गया? 11%। ठीक है, मुद्रास्फीति बढ़ी तो 11% हो गया, तो लेनदार को तो घाटा हुआ, तो ये लाभान्वित नहीं होगा, क्योंकि 10% हमें इंटरेस्ट दे रहा है वो दूसरा। उपभोक्ता को भी होगा, क्योंकि उपभोक्ता को क्या होगा? इसमें 10% पे चीज़ें ली हैं, 11% हो गई हैं। ठीक है, और ब्रांड निवेशक ने 10% में निवेश किया है, तो उसे भी घाटा होगा। तो मतलब देनदारों क्या है? मतलब मान लिया 10% पे लिया है और 11% हो गया है इस टाइम, तो वो देख इस पे रहा है 10% पे दे रहा है, तो इसे फ़ायदा होगा। तो मतलब 1 और 3 को फ़ायदा नहीं होगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मुद्रास्फीति किसे बोलते हैं? वस्तु और सेवा की कीमतें सतत वृद्धि होती रहे तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। इसमें क्या होगा? मुद्रा की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथनों कारण दे रखे हैं। विकास का भारतीय मॉडल राज्य और व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। बिल्कुल ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। बिल्कुल ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित का मतलब क्या है? गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, मतलब सार्वजनिक और निजी दोनों विकास के कार्यक्रम में भागीदारी हैं, और दोनों भागीदारी हैं तो मॉडल राज्य का भी रहेगा और व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित किया गया था। बिल्कुल ठीक है। भारत की में जनसंख्या ग्रामीण से शहरी प्रयोजन सर्वाधिक है। ये भी बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक और दी, दोनों सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक में भारी उद्योगों के महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात करें तो ये कब से कब तक था? ये 1992 से 1997 तक। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। ये भी ध्यान रखना आपको, मानव संसाधन का विकास। और इसने क्या किया? इसमें प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए 15 से 35 वर्ष के लोगों को जो निरक्षर थे उन्हें पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा। और इसमें क्या था? और इसमें था कि सभी गांवों तक पेयजल, टीकाकरण, इसके सहित क्या था? प्राथमिक चिकित्सालय भी का भी प्रावधान करना, और मेला ढोने की प्रथा को भी पूर्णतः समाप्त करना। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आजकल न्यूज़ में भी बहुत है मेला ढोना, तो ये भी पूछ सकता है कि ये उद्देश्य किस में रखा गया था? ये रखा गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में, और इसका टाइम पीरियड 1992 से 1997 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस एक को देश की कुल आबादी से भाग देने पर देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है? तो ये पता चलता है शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद से। अगर एनएनपी की बात करें तो जो जीएनपी में से, मतलब जीएनपी में घिसावट के पश्चात जो आय बचती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एनएनपी। ये भी सिंपल कह सकते हैं, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट।
और एनएनपी क्या है? एनएनपी किसी देश के राष्ट्रीय आय को अंकुलित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आयकर की वसूली निम्नलिखित में किस विधि पर आधारित? तो किस पर आधारित है? ये परिगामी कराधान पर। क्योंकि इस विधि में क्या होता है, कर की जो दर होती है, मतलब रेट ऑफ टैक्स का जो बढ़ता है, उसका मूल्यांकन क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उसी के हिसाब से बढ़ता है। मतलब जितनी इनकम कम होगी उतना ही टैक्स कम होगा, और जितनी इनकम ज़्यादा होगी उतना ही टैक्स ज़्यादा होगा। वो परिगामी कराधान के अंदर आता है। और इनकम टैक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक असमानता को कम करना। क्योंकि कम इनकम वाले कम टैक्स देंगे और ज़्यादा इनकम वाले ज़्यादा टैक्स देंगे, तो मतलब उन पर भार ज़्यादा पड़ेगा, तो वो भी इनकम से थोड़ा कम होंगे उसकी, तो इसकी आय समानता थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद, ये कहाँ है? गाजियाबाद में। ये है लखनऊ में। ठीक है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है। नहीं, ये की जाती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। और मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम हरियाणा वर्ष 2007 में शुरू की गई थी। ये हरियाणा में नहीं शुरू की थी, ये करी गई थी कर्नाटक में। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998-99 किया गया था। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है? तो ये कौन करता है? आर्थिक मामलों का विभाग। और किसके मार्गदर्शन में किया था? ये किया था चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और बजट को संसद में पेश होने से पहले एक दिन पहले ये आर्थिक सर्वेक्षण प्रदर्शित किया जाता है। अगर वित्त मंत्रालय की बात करें तो इसके कितने विभाग होते हैं? इसके 5 होते हैं, लेकिन एक और अभी बना है, तो टोटल 6 हो गए हैं। तो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आर्थिक कार्य का विभाग। ठीक, नंबर 2 है व्यय विभाग। नंबर 3 है राजस्व विभाग। नंबर 4 है वित्तीय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग। ठीक है, नंबर 5 है विनिवेश विभाग, डिसइन्वेस्टमेंट। और नंबर 6 है लोक उद्यान विभाग। ठीक है, लोक उद्यान वाला ये अभी ऐड हुआ है पिछले साल। तो दोस्तों, हम आज 26 से 50 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, और आज हमने कोशिश की है थोड़ा डिटेल में और उसके चारों तरफ से लिंक करने की भी कोशिश की है। ये बताना इसे देख कर आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद।